CG Board Class 10th English Model Question Paper Set 4. Choose the correct alternatives. First question, the word adventure means. जो पोएम था वहाँ पे एडवेंचर, सुम्बास एडवेंचर जो पोएम है उसमें एडवेंचर वर्ड का क्या मीनिंग है ये आपको बताना है. तो अनयूजुअल एक्सपीरियंस, सैड फीलिंग, डिसप्लेजर या बैड हैपनिंग. वहाँ पे एडवेंचर का मतलब था अनयूजुअल एक्सपीरियंस, तो यही हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन ए. और नॉर्मल तौर पे भी एडवेंचर का मतलब यही होता है. Second question, and he rose towards the tranquil sky. In this line taken from the poem How the Little Kite Learned to Fly, here tranquil means. तो ये जो पोएम था How the Little Kite Learned to Fly, वहाँ से ये वाला आपका लाइन आया है. वहाँ पे आपको ट्रैंक्विल का मीनिंग बताना है. तो नॉइसी, पीसफुल, हॉस्टाइल या बर्स्टिंग. तो यहाँ पे क्या होगा ना कि स्काई के तरफ में ये पीसफुली आगे बढ़ रहा था जो काइट था, इसलिए यहाँ पे आप आंसर लिखोगे ऑप्शन बी, पीसफुली. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोइट इन द पोएम एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस एज इन द लाइन व्हाट व्हाट्स द एक्सक्यूज दिस टाइम. इस बार उसका एक्सक्यूज क्या था. तो यहाँ पे एक्सक्यूज का क्या मतलब है. तो इस वाले पोएम में हम लोग को पता है स्टोरी की जो बच्चा है वो हमेशा अपने टीचर को कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ देता रहता था. तो यहाँ पे एक्सक्यूज़ का मतलब क्या है. टू पार्डन, होल्ड टू, कंडेम या ब्लेम. यहाँ पे मीनिंग होगा टू पार्डन, मतलब कि माफ़ी मांगने के तौर पे वो एक्सक्यूज़ वर्ड का यहाँ पे यूज़ करता था. मतलब एक्सक्यूजेस तो वो देता ही था कुछ ना कुछ रीज़न, लेकिन व्हाट्स द एक्सक्यूज़ दिस टाइम, यहाँ पे पूछते हैं ना कि क्या एक्सक्यूज़ है. तो यहाँ पे एक्सक्यूज़ क्या मीनिंग लेके आ रहा है कि इस बार किस चीज़ से रिलेट करके तुम माफ़ी मांगोगे. फोर्थ क्वेश्चन है आई हर्डल देम विथ सच अ बाउंड. लाइन टेकन फ्रॉम द पोएम सुम्बास एडवेंचर, हियर हर्डल मीन्स. तो यहाँ पे सुम्बास एडवेंचर से ये लाइन आया था आई हर्डल देम विथ सच अ बाउंड. तो यहाँ पे हर्डल का क्या मतलब था. ऑब्स्टिकल, डिफ़िकल्टी, प्रॉब्लम या फिर ये सब. तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सब. ऑब्स्टिकल, प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टी सब चीज़ हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि सिनोनिम्स ही हैं. फिफ्थ क्वेश्चन, द वर्ड ह्यूमर मीन्स. ह्यूमर का क्या मतलब होता है, किस टाइप का क्वालिटी. फनी, विट, इंटीग्रिटी या फिर ऑनेस्टी या ह्यूमिलिटी. तो जो वर्ड है ह्यूमर, ह्यूमर का मतलब होता है फनी विट. ह्यूमरस किसी भी चीज़ को बोलते हैं मतलब वो फनी है. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. नाउ चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स. फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा है आई इट हैज़ बीन रेनिंग डैश अ वीक, सिंस, फॉर या ऑफ. तो सिंस, फॉर या ऑफ में से हम लोग को एक चूज़ करना है. यहाँ पे बोला है कि इट हैड बीन रेनिंग, बारिश हो रहा है कंटिन्यू, कब से, तो फॉर अ वीक. यहाँ पे इट हैड बीन रेनिंग फॉर अ वीक, एक हफ्ते से कंटिन्यू बारिश हो रहा है. देन ही विल वेट डैश 3 o'clock ऑन, टिल या इन. तो टाइम ऐसा दिया है ना, तो ही कब तक की बात हो रही है तो टिल वहाँ पे यूज़ करेंगे. और कब पहुँचना है ऐसा वाला रहता है, कभी अराइव होने का तो वहाँ पे एट यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे आप लिखोगे टिल 3 o'clock. उसके बाद यू आर डैश फूल टू से दैट, ए एन या द लगाना है. तो यू आर ए फूल, सिंगल, क्योंकि यू मतलब एक इंसान की बात हो रही है तो ए लगाएंगे. उसके बाद में अब्दुल इज़ डैश बेस्ट बॉय इन द क्लास. यहाँ पे भी ए एंड द लगाना है, तो यहाँ पे लगेगा द बेस्ट बॉय. उसके बाद हाउ डैश टाइम हैव यू बीन इन आगरा, कितने बार गए हो ऐसा वाला, तो हाउ मेनी टाइम्स. टाइम्स होता तो हम लोग मैनी लिखते, लेकिन टाइम्स ने दिया है, सिर्फ टाइम लिखा है, तो हाउ मच टाइम होगा यहाँ पे. याद रखना है, अगर यहाँ पे टाइम्स होता तो हम लोग मैनी लिखते. नेक्स्ट उसके बाद मैच द कॉलम है. फर्स्ट क्वेश्चन जैसे व्हेन आई वाज किड, उसके बाद यू कैन ईदर टेक अ टैक्सी, और उसके बाद आई हैड कंप्लीटेड माय होमवर्क. तो यहाँ पे ऑप्शन और भी होंगे, यहाँ जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं. सो शी वॉज नर्वस, तो वैसा तो कुछ नहीं लग रहा है. उसके बाद में बट आई शैल नॉट क्लीन द पॉट्स, बट वाला स्टेटमेंट ऐसा कुछ आया नहीं है. और रीच देयर बाई ट्रेन, ये भी नहीं आया. तो हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट वाले जो दो ऑप्शंस होंगे. यहाँ पे आपको दिया है और यू शैल सफ़र, और उसके बाद दिया है आई यूज़ टू लव प्लेइंग इन द पास्ट. तो यहाँ अगर आप देखोगे आपका स्टेटमेंट था व्हेन आई वॉज किड, बच्चा है तो वहाँ पे खेलने में ही मज़ा आता होगा, तो प्लेइंग वाला यहाँ स्टेटमेंट आ रहा है. आई लव आई यूज़ टू लव प्लेइंग इन द पास्ट, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट वाले से मैच. इसके बाद में अगर मैं सेकंड की बात करूँ, अब सेकंड वाले के लिए पढ़ते हैं. तो यू कैन ईदर टेक अ टैक्सी, उसके बाद में और रीच देयर बाई ट्रेन, या तो टैक्सी ले लो या ट्रेन से पहुंच जाओ, तो ये यहाँ मैच हो जाएगा. नेक्स्ट आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क,
ये आपका कहाँ मैच होगा इसको देखते हैं। तो आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, उसके बाद आ जाएंगे और यू शैल सफ़र। या तो अपना वर्क कंप्लीट कर लो या फिर सफ़र करना पड़ेगा। अच्छा, आई हैड कंप्लीटेड दिया है ना कि मतलब कंप्लीट हो गया है। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, उसी से ही होना चाहिए। यू हैव कंप्लीटेड मतलब कंप्लीट हो चुका है ऐसा स्टेटमेंट नहीं है, हुआ होगा वैसा वाला। उसके बाद आई शैल कुक फूड, तो इसके लिए दिया है ऑप्शन बी को मैच करने के लिए, जैसे यहाँ दिया है स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद में फिर यू शुड स्टॉप दिस प्रैक्टिस, इसको डी से, और यू शैल सफ़र, तो ये सही से मैच हो जा रहा है आपका। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग मैच द फॉलोइंग कर लेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर, देखो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, वो रिपीट हो जाएगा ये ज़रूरी तो नहीं है। तो आप कैसे डिफरेंट स्टेटमेंट्स को मैच कर पाते हो उस चीज़ का बस प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पे जैसे दिया है क्वेश्चन आंसर्स, तो ये आपके बुक से रिलेटेड है, डायरेक्टली आपके टेक्स्ट बुक का ही है। ये जो आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन था ये भी टेक्स्ट बुक से आ ही रहा है। क्वेश्चंस में जैसे यहाँ पे पूछा है व्हाई डिड नाना जी टेक अजीत एंड नैना टू हिमापेड, क्यों लेके गए थे? क्योंकि वो चाहते थे कि वो बच्चों को मोटिवेट करें। तो जो बिग काइट है, देखो ये आंसर भी पूरा क्या ही दिया है यहाँ पे, ये बिग काइट फ्लू बिकॉज ये सारा दिया है। तो हम लोग लेसन से रिलेटेड आंसर यहाँ पर लिखेंगे। मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स कराई हूँ, क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो आप देख सकते हो। डायरेक्टली बस पर्टिकुलर उसी चैप्टर का जाना और क्वेश्चन आंसर ही देखना। बहुत लेंदी वीडियो है भी नहीं, सब छोटे छोटे वीडियोस हैं, आपको ईजी आंसर्स वहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट डिड अंकल पॉजर आस्क द मेड टू ब्रिंग एंड व्हाट डिड ही फॉरगेट टू टेल हर, क्या लाने बोलते हैं? तो वो उसको बोलते हैं 6 पेनी वर्थ के नेल्स लेकर के आने, और वो भूल जाते हैं कि एक पिक्चर कॉर्ड भी लेकर आना है, कार्ड नहीं कॉर्ड। उसके बाद में व्हेन डस लुई फील स्केयर्ड, लुई को कब डर लगता है? जब वो प्री स्कूल में था और उसकी टीचर क्या बोलती थी, उसकी मदर को बोलती थी कि वो उसको वहीं पे छोड़ दे और वो चली जाए। उस टाइम पे बहुत डर लगता था, मतलब जैसे मम्मी होती है ना बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती हैं, तो पूरे दिन तो उसके साथ नहीं रहेगी, बस पहुंचाएंगे और फिर आ जाएंगे, तो उस मोमेंट पे उसको डर लगता था। देन टू हुम इज इब्न बतूता नरेटिंग हिज जर्नी, वो अपना जर्नी किसको बता रहे हैं? अहमद को। ये तो अगर आप लेसन नहीं भी पढ़े होगे ना तो अभी 4 सेट कंप्लीट करने में ही इसका आंसर आपको याद हो गया होगा। देन हाउ डिड स्वामीनाथन रिएक्ट टू द क्वेश्चंस पुट बाय द हेडमास्टर, हेडमास्टर जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं उस पर स्वामीनाथन का क्या रिएक्शन आता है? तो वो हकलाने लगता है, स्टैमरिंग, तो वो हकलाने लगते हैं और उसके बाद में वो कंटिन्यूसली अपने हेडमास्टर को घूरते रहते हैं। उसके बाद अब 7th क्वेश्चन, ये आपका एनालिसिस वाला क्वेश्चन है। एक टेबल दिया हुआ है जो कि मंथली रेनफॉल बताता है एमएम में, 4 डिफरेंट सिटीज़ के, जो कि जून से अगस्त तक हो रहा है। जून, जुलाई और अगस्त का दिया है, 4 डिफरेंट सिटीज़ दिए हैं जिनको ABCD लिखा है। इसको पढ़ के आपको फिर कुछ क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करना है। क्वेश्चंस देखते हैं। विच सिटी हैड द हाईएस्ट टोटल रेनफॉल ओवर 3 मंथ्स, पिछले 3 मंथ में हाईएस्ट रेनफॉल किसका हुआ है? तो तीनों मंथ का रेनफॉल हम लोग ऐड करेंगे। जैसे इसके लिए 100, 120 और 60 को ऐड करेंगे, कितना आएगा टोटल आपका? ये हो जाएगा 280। 280 होगा, 120 प्लस 100 आपका हो जाएगा 220 प्लस 60 हो गया 280। देन यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग, तो ये 90 है, इसको भी 90 एज्यूम करो, इसको भी 90 एज्यूम करो, तो 90 इंटू 3 करेंगे 180 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, 1 माइनस कर देना है, तो आपका हो जाएगा 179। फिर आपको 2 प्लस कर देना है क्योंकि यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, तो हो जाएगा आपका कितना, 181। नेक्स्ट देखो 150 और 160 और ये 155। तो अगर मैं तीनों को 150 समझूं तो 150 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उस केस में आ जाएगा आपका 450। उस 450 में यहाँ पे हम लोग 10 ऐड करेंगे, 550 प्लस यहाँ पे 5 ऐड करोगे तो 555। देन उसके बाद में, अच्छा 10 ऐड किए थे ना, 450 से 460 और 465, 465। यहाँ 80 और 10, 110 दिया है, मतलब ये टोटल 200 आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रहा है? 465 सी नंबर में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिटी सी। सी हैड हाईएस्ट टोटल रेनफॉल ओवर 3 मंथ्स, और ऐड करके दिखा सकते हैं कि 465 mm। नेक्स्ट दिया है विच सिटी हैड द लोवेस्ट रेनफॉल, तो सबसे कम हम लोग को किस में दिया था? ए में दिया है लोवेस्ट रेनफॉल, अगस्त में 80। अगस्त का पूछा है ना, तो अगस्त में सबसे कम किस में हुआ है? तो हम लोग देख लेंगे यहाँ पर, अगर आप चार्ट देखोगे तो अगस्त में यहाँ पे आपको 60, यहाँ 89, यहाँ 155 दिखेगा, तो सबसे कम 60 है जो कि ए का है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखे कि ए में आपका सबसे कम हो रहा है जो कि 60 mm है। उसके बाद में इन विच मंथ डिड सिटी डी रिसीव द मोस्ट रेनफॉल, डी में सबसे ज़्यादा रेनफॉल कब हुआ था? तो वो हम लोग देखेंगे, वापस से चार्ट में आते हैं।
डी का 80 दिया है, फिर 110 दिया है, और इसके बाद तो हुआ ही नहीं है। तो 110 जो है वो जुलाई में हुआ था, तो डी में मैक्सिमम रेनफॉल जो है वो जुलाई में हुआ, तो हम लोग आंसर लिखेंगे जुलाई। इन द मंथ ऑफ जुलाई डी रिसीव्ड मोस्ट रेनफॉल, वो भी वैल्यू भी लिख देंगे। उसके बाद लास्ट है हाउ मच डिड रेनफॉल डिक्रीज इन सिटी ए फ्रॉम जून टू अगस्त। जून से अगस्त में सिटी ए में कितना रेनफॉल जो है वो डिक्रीज हो गया, जून से अगस्त में हम लोग को देखना है। तो ए में जून में 120 था और अगस्त में 60 हो गया, तो 120 में से 60 माइनस करेंगे, 60 ही आएगा। तो आंसर है कि डिक्रीज हुआ है 60 mm। ठीक है, 60 mm लिखेंगे, 120 माइनस 60 से आ रहा है। नेक्स्ट देखो, आपको आपके स्कूल में एक ब्लड डोनेशन कैंप हुआ है, उसके लिए आपको एक शॉर्ट रिपोर्ट लिखना है, और उसके लिए आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं एक बार, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूँगी इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर द पीपल लीडर ऑफ योर स्कूल सेंट कबीर्स पब्लिक स्कूल। एक नोटिस लिखना है आपको नोटिस बोर्ड में अबाउट द पिकनिक दैट योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, गिविंग ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इन नॉट मोर देन कितने वर्ड्स में। तो यहाँ तक मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि आप सेंट कबीर्स पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, आप वहाँ पे प्यूपल लीडर हैं, आपको एक नोटिस लिखना है कि आपके स्कूल जो है वो पिकनिक ऑर्गेनाइज कर रहा है, और ये नोटिस आपको नॉट मोर देन 50 वर्ड्स में कंप्लीट कर देना है कि जो जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो अपना नेम दे दें। तो पहले हम लोग स्कूल का नाम लिखेंगे, फिर नोटिस, उसके बाद जो हेडिंग है जैसे पिकनिक, और यहाँ पे सूरज खुर्द जगह का नाम भी दे दिए कि यहाँ पिकनिक जा रहे हैं, आप चाहो तो जो भी चाहो वो जगह लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो बताया नहीं है। फिर डेट लिखेंगे, और उसके बाद ये बॉडी हो जाएगा। लास्ट में अगर आपका नाम दिया है तो वो नाम लिखेंगे, नहीं दिया है तो कोई भी रैंडम नेम लिखेंगे, अपना खुद का नाम नहीं लिखेंगे। तो रवीना कपूर रैंडम नेम दिया है और ये प्यूपिल लीडर था, तो डेजिग्नेशन तो आपको लिखना ही है। नेक्स्ट देखते हैं कि बॉडी में क्या है। तो प्रिंसिपल जो है वो बहुत खुश हैं अपने स्टूडेंट से, और वो अलाउ कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कि वो पिकनिक जा सकते हैं। कहाँ जाना है वो जगह और दिन आप लिखोगे, डेट। और उसके बाद में किसी भी एक का नाम, जैसे कि यहाँ पे श्री आर के गुप्ता दिया है जो कि लेक्चरर हैं कॉमर्स के, वो हम लोगों को अकम्पनी करेंगे, तो किसी भी एक पर्टिकुलर टीचर का नेम देना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग कुछ भी। उसके बाद में आप लिखोगे कि जो कोई भी पिकनिक ज्वाइन करना चाहते हैं वो 500 रुपीज़ डिपॉजिट करेंगे, और वो डिपॉजिट करने का लास्ट डेट आप मेंशन करोगे। तो उसके अलावा आप यहाँ पे लास्ट में मेंशन कर सकते हैं कि अगर कोई नेसेसरी डिटेल्स और आपको चाहिए तो अंडर साइन से कॉन्टैक्ट करें। अब यहाँ पे ऑप्शनल क्वेश्चन, क्योंकि नोटिस आपको 2 देखना ही है। तो नेक्स्ट नोटिस आपको दिया है कि आप कल्चरल सेक्रेटरी हैं, आपका नाम अंकिता सेन है, स्कूल का नाम आदित्य पब्लिक स्कूल है। नेक्स्ट वीक एक डिबेट कॉम्पिटिशन होने वाला है आपके स्कूल में, उसके लिए आपको नोटिस लिखना है, नेम्स इनवाइट करने हैं स्टूडेंट्स के जो भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो स्कूल का नाम यहाँ पे दिया आदित्य पब्लिक स्कूल, वो लिखेंगे, फिर नोटिस, उसके बाद में डिबेट कंपटीशन है तो हम लोग लिखेंगे डिबेट कंपटीशन हेडिंग में, उसके बाद फिर डेट, फिर वही आपका बॉडी रहेगा जहाँ पे कि एप्लीकेंट्स को इनवाइट किया जा रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 12th के या 10th के या जो भी आपको देना हो, जो इंग्लिश डिबेट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपने नेम सबमिट करेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डिबेट है वो इस जगह पे होने वाला है, आप चाहे तो अपने स्कूल का ही नाम लिख सकते हैं। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स अपना नेम सबमिट करेंगे, कब तक देना है तो वो डेट दे देंगे कि इस डेट तक आपको सबमिट करना है, और सिलेक्शन के लिए अगर कुछ और भी नेसेसरी डिटेल चाहिए होगा तो अंडर साइन से कॉन्टैक्ट कर लेंगे। इस टाइप से हम लोग बना सकते हैं। फिर आप अपना नेम जो क्वेश्चन में है और अपना डेजिग्नेशन लिखोगे। ये हो गया 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में आपको दिया है कि पॉलीथीन बैग अ ग्रेट न्यूसेंस, ये हेडिंग दिया है, इसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो शॉर्ट पैराग्राफ है, जैसे लिखा है यहाँ पे पॉलीथीन बैग्स अ ग्रेट न्यूसेंस, जो दिया हेडिंग वो लिख दिए, अब इसके अंदर लिखेंगे। तो जैसे यहाँ दिया है कि समथिंग इज मेड फॉर ट्रबल, कुछ चीज़ें जो है वो प्रॉब्लम के लिए ही बनी होती है, जैसे कि पॉलीथीन इसका एक एग्जाम्पल है। पॉलीथीन जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ होता है, लेकिन ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है। जो लोग होते हैं जब भी मार्केट जाते हैं तो वो चीज़ें पॉलीथीन बैग में लेकर के आते हैं। दे फील शेम टू टेक बैग इन hand perhaps they don't know these polythenes may cause ऑफ मैनी डिजीजेस, ये जो पॉलीथीन है ये बहुत सारे डिजीज कॉज करते हैं, तो लोगों को अपने साथ में बैग कैरी करने में शर्म आता है, ऐसा दिया है, इसलिए वो जाएंगे सामान तो पॉलीथीन में मिलेगा और पॉलीथीन लेकर के आ जाएंगे। अगर घर से कोई जूट बैग्स अगर कैरी करके जाए तो पॉलीथीन तो नहीं लेना पड़ेगा, इसलिए ऐसा स्टेटमेंट दिया है। लोगों को लगता है कि पॉलीथीन बैग जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट है और एक्सपेंसिव भी नहीं है, इसलिए ज़्यादातर कि वो पॉलीथीन बैग्स पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है। अब यहाँ पे दिया है कि आई थिंक गवर्नमेंट शुड डू बैन ऑन सेलिंग द पॉलीथीन बैग्स, गवर्नमेंट को पॉलीथीन बैग सेल करने पे बैन लगा देना चाहिए। उसका क्या रीज़न है
कि व्हेन पीपल मेड फर्स्ट टाइम पॉलीथीन बैग इट बिकेम पॉपुलर सून बिकॉज दे डिड नॉट नो इट्स बैड इफेक्ट। जब लोगों ने पहली बार पॉलीथीन बैग बनाया था तो वो इतना ज़्यादा पॉपुलर इसलिए हो गया क्योंकि लोगों को उसके बैड इफेक्ट्स के बारे में पता ही नहीं था। वो हमारे नेचर के लिए एक्सट्रीमली हार्मफुल होता है क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, मतलब कि जो टाइम के साथ में डिग्रेड नहीं होता है। अगर हम लोग वेस्ट जो भी होता है पॉलीथीन उसको ऐसे ही फील्ड में फेंक देते हैं या ड्रेन्स में या गटर्स में, तो वो चोक हो जाते हैं। और ये सारे जो ड्रेन्स या गटर्स होते हैं उनके चोक होने की वजह से सीवेज प्रॉब्लम आता है। सीवेज जो है वो फ्लो नहीं हो पाता है, जो हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है और सिचुएशन को वर्स करते जाता है। अगर जो एनिमल्स हैं वो इन पॉलीथीन बैग्स को कंज्यूम कर लेते हैं तो उनका इंटेस्टाइन जो है वो चोक हो जाता है और इसके वजह से उन लोगों का डेथ भी हो सकता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ये हो गया क्योंकि आपको उसके हार्म्स के बारे में ही लिखना था, इसलिए पूरा कंप्लीटली हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में ही लिखे हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11। एक टाइमलाइन दिया हुआ है, ये भी एनालिसिस वाला क्वेश्चन है, तो टाइमलाइन दिया हुआ है और उसको देख करके आपको कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने हैं। जैसे कि बायोडेटा दिया हुआ है तीजन बाई का, तो इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आप अब आंसर करोगे। इनका बर्थ डेट दिया है जैसे अगस्त में, जगह का नाम दिया है कि गनियारी विलेज में छत्तीसगढ़ में हुआ था। इनके फादर का नाम दिया है, मदर का नाम दिया है, ऑक्यूपेशन दिया है। इनका फर्स्ट परफॉर्मेंस ये कब दिए थे, किस एज पे, वो दिया हुआ है। ये जॉब कहाँ किए थे, तो भिलाई स्टील प्लांट में। अवार्ड्स क्या क्या मिले हैं, तो पद्म भूषण मिला है 2023 में और संगीत नाटक अवार्ड मिला है 1995 में। अब इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, इसको फिल कर देना है। तो जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है तीजन बाई वॉज बॉर्न ऑन, ऑन मतलब डेट बताना है, तो आप लिखोगे यहाँ पे 8 अगस्त 1956। उसके बाद में डैश वॉज अवॉर्डेड टू तीजन बाई इन 2001। तो 2001 में इनको क्या मिला था, यहाँ पे देखो 2023 दिया है, यहाँ 1995 दिया है, 2001 का कोई मेंशनिंग नहीं है। तो इन तीनों में से कोई तो डेट गलत है, जो दो मैच होता है वो हम लोग यहाँ पास लिख देते हैं। नेक्स्ट, शी वॉज अवॉर्डेड डैश अवार्ड इन ईयर 1995, जैसे 1995 ये दोनों मैच हुआ तो ये अवार्ड था, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे संगीत नाटक अवार्ड। देन तीजन बाई इज एम्प्लॉयड एट, कहाँ एम्प्लॉयड है, तो भिलाई स्टील प्लांट, वो लिख देंगे। हो गया। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन। 30 वर्ड्स में आपको आंसर देना है, कोई भी दो। ये भी आपके क्वेश्चन आंसर जो टेक्स्ट बुक है उससे रिलेटेड है। एंड आई सी वॉट आई कैन सी, बाई दिस लाइन वॉट डज ऑथर वॉन्ट टू से इन द पोएम सुम्बास एडवेंचर। ये लाइन जो सुम्बास एडवेंचर से लिया हुआ है, यहाँ पे पोइट इस लाइन के थ्रू क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि पोएम्स में जो लाइन्स होती हैं वो कुछ ना कुछ सिग्निफाई करती हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या सिग्निफाई कर रहा है। तो इस लाइन से ऑथर जो है वो बोलना चाहते हैं दैट आई विल एक्सप्लोर एज मच एज आई कैन, मैं जितना चाहूँ उतना एक्सप्लोर करूँगा, मतलब जितना कर सकता हूँ उतना मैं एक्सप्लोर करूँगा। नेक्स्ट है वाई डिड द बिग काइट फ्लाई अवे, एक्सप्लेन करना है कि बिग काइट जो है वो दूर कैसे चला गया, क्योंकि वो क्यों चला गया, तो वो मोटिवेट करना चाहता था स्मॉल काइट को। ही वॉन्टेड टू मोटिवेट स्मॉल काइट, ही नहीं होना चाहिए, इट होना चाहिए। इसलिए वो क्या करता है, गुड बाय बोलता है छोटे वाले काइट को और वो दूर चला जाता है, ताकि छोटा वाला काइट जो है वो मोटिवेट हो और वो और ज़्यादा दूर तक फ्लाई करने का कोशिश करे। नेक्स्ट इसके बाद पोएम है इंक्लूडिंग ऑल माई फ्रेंड्स। यहाँ पे इफ़ वी यूज़ मोर देन आवर साइट, इसका क्या मीनिंग है ये आपको बताना है। तो अगर हम लोग को जितना अपनी आँखों से दिखता है उससे थोड़ा आगे बढ़कर सोचें तो क्या होगा कि हम लोगों को डिसेबल बच्चों के फुल कैपेसिटीज़ के बारे में या फिर कैपेबिलिटीज़ जो हैं उनके बारे में पता चलेगा और उसके वजह से हम लोग उनको नॉर्मल बच्चों से भी ज़्यादा बेटर तरह से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। नेक्स्ट अब डू एज डायरेक्टेड, कोई भी 5 अटेंड करना होता है, टोटल 7 दिया है। पहला है यू प्रे टू गॉड डेली, इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो डू यू प्रे टू गॉड डेली ऐसा हो जाएगा और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछना है। देन कम अगेन, इसके आपको एम्पैथिक सेंटेंस बनाना है डू डस या डिड यूज़ करके, तो कम अगेन में डू कम अगेन। नेक्स्ट रिया गोज टू दिल्ली टुमारो, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो गोज टू के जगह पे आप लिख दोगे डस नॉट गो, तो रिया डस नॉट गो टू दिल्ली टुमारो। देन महेश इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, पॉजिटिव डिग्री से आपको इसको दोबारा लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है बेस्ट स्टूडेंट, तो ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है। इसका पॉजिटिव डिग्री, बेस्ट का पॉजिटिव डिग्री होता है गुड और कंपैरेटिव होगा तो बेटर, फिर यहाँ पे दिया है बेस्ट जो कि सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसको पॉजिटिव वाले में कैसे लिखेंगे कि नो अदर स्टूडेंट ऑफ स्कूल इज़ एज गुड एज महेश। उसके बाद में वी आउट टू रिस्पेक्ट आर टीचर्स, यहाँ पे क्वेश्चन टैग बनाना है, तो आउट नॉट वी, मतलब कि ये लिखेंगे पूरा, उसके बाद में एन अपोस्ट्रोफी डी
ऐसा टी लिख करके, और उसके बाद में फिर जो वी दिया है ना वो लिख देते हैं और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये तरीका होता है क्वेश्चन टैग बनाने का। देन ही रैन वेरी फास्ट, ही वॉन द मेडल, आपको कंबाइन करना है सो दैट का यूज़ करके। तो यहाँ पे लिखोगे ही रैन सो फास्ट दैट ही वॉन द मेडल। नेक्स्ट, यू टेक ऑल, यू टेक नथिंग। तो यहाँ पे बोला है कंबाइन करने फिर से ईदर और लगा के, तो आप क्या बोलोगे, ईदर यू टेक ऑल और नथिंग। उसके बाद नेक्स्ट है द गर्ल्स डिड नॉट ज्वाइन द एनसीसी, द गर्ल्स डिड नॉट ज्वाइन द एनएसएस। कंबाइन करना है नीदर नॉर लगा के, तो यहाँ पे लिखेंगे द गर्ल्स नाइदर ज्वाइन एनसीसी नॉर एनएसएस, ये कंबाइन हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन वाला आपको दिख गया, तीनों डिफरेंट टाइप से कॉम्बिनेशन है और तीनों इंपॉर्टेंट है और तीनों का प्रैक्टिस आपका यहाँ पर हो जाएगा अगर क्वेश्चंस को ठीक से करोगे तो। अब नेक्स्ट पैसेज वाला क्वेश्चन है, तो ये पैसेज दिया हुआ है, इसको रीड करना है और उसके बाद क्वेश्चन के आंसर देने हैं। 2 पैसेज आ रहा है अभी तक, एक आपका सीन वाला मतलब बुक से रिलेटेड और एक अनसीन। तो ये पहला सीन होगा। वन डे एन इन्विटेशन अराइव्ड, एक दिन एक इन्विटेशन आया। वो कहाँ से आया था, किंग के पास से आया था। द इन्विटेशन वॉज फॉर द ब्राइटेस्ट स्कॉलर इन द अकेडमी, ये हम लोग पहले भी देखे हैं ये स्टोरी, इससे रिलेटेड और एक सेट में था। तो ये इन्विटेशन किंग क्या दिए थे कि जो ब्राइटेस्ट अकेडमी मतलब ब्राइटेस्ट स्कॉलर है किसी भी अकेडमी का, वो उसको भेजा जाए। तो जैसे ही ये हुआ, वो क्यों चाहते थे ऐसा कि वो एक बुक लिख रहे थे, उसको कंपाइल करना चाहते थे और उसके लिए उनको अच्छे लोगों का ज़रूरत था जिसके पास में यूनिवर्स का, वो ऐसा बुक बना रहे थे जिसमें यूनिवर्स का सारा नॉलेज हो। अब इसके इनपुट्स के लिए कि मतलब इसके अंदर क्या-क्या डालूँ, इसलिए वो स्कॉलर्स को बुलाए, फिलोसोफर्स को बुलाए पूरे ही वर्ल्ड से। जैसे-जैसे वहाँ पे डिस्कशन चल रहा था ना उस अकेडमी में कि कॉन्फ्रेंस में किसको भेजा जाए, तो बहुत ज़्यादा सोचने के बाद में लोग एग्री हुए कि एक गर्ल थी, वो ब्राइटेस्ट है उस अकेडमी में, तो उस गर्ल को कॉन्फ्रेंस में भेज दिया जाए। वो गर्ल जब कॉन्फ्रेंस में पहुँचती है उस वेन्यू में, तो वहाँ पे लोग जो हैं उसको एकदम शॉक होकर के देखने लगते हैं। वो नोटिस करती है कि बहुत सारे वहाँ पे जो लोग हैं वो सब मेन हैं, विमेन जो है वो हार्डली उसको बहुत कम या शायद ना ऐसे नहीं दिख रहे थे। तो वो डाइस पे जा कर के अपना सीट ले लेती है और उसके बाद फिर बहुत ही तेज़ वहाँ पे लोग ऐसे बातें करने लगेंगे या फिर ऐसे अप्रोर हो रहा था पूरा। ऑडियंस जो है वो उन उसको बहुत स्टेयर कर रहे थे सारे बैठ कर के, क्योंकि वो बहुत अनयूजुअल सा चीज़ वहाँ पे हो गया था। अब क्वेश्चंस ये हैं कि द इन्विटेशन वॉज फ्रॉम, कौन भेजा था, किंग भेजे थे, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। उसके बाद में द गर्ल क्लाइम्ब द डेस्क टू टेक हर सीट, यहाँ पे डाइस का क्या मतलब है, मतलब लैडर, ट्री या फिर रेस प्लेटफॉर्म फॉर स्पीकर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वो प्लेटफॉर्म था जहाँ पे स्पीकर्स बैठेंगे मतलब जो बोलने वाले हैं वो। उसके बाद में एज सून एज द गर्ल क्लाइम्ब द डाइस डैश व स्टेरिंग हर, कौन उसको देखने लगे, तो जो ऑडियंस थे वो, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देन उसके बाद एंटोनिम्स लिखने हैं कुछ वर्ड्स के, फ्रेज जो दिया है उसी का यूज़ करके। तो स्मॉल का जो भी एंटोनिम दिया होगा आपके बुक में उसमें से लिखना है। यहाँ पे स्मॉल का एंटोनिम लार्ज दिया है, ईजिली का हार्डली दिया है। नेक्स्ट, व्हाट डिड द किंग वांट, किंग क्या चाहते थे, तो किंग चाहते थे कि वो एक बुक कंपाइल करें जिसमें कि सारा नॉलेज हो पूरे यूनिवर्स का। नेक्स्ट, फिर से ये पैसेज है जो कि इस बार अनसीन वाला है। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फार्मर्स हु आर वेरी सिंपल एंड हार्ड वर्किंग, इंडिया जो है वो एक ऐसा लैंड है जहाँ पे फार्मर्स रहते हैं जो बहुत ही सिंपल होते हैं और हार्ड वर्किंग होते हैं। ये जो लैंड है वो ज़्यादा उनके पास में, मतलब उनका जो लैंड है वही उसका इकलौता वेल्थ होता है। इफ़ देयर क्रॉप्स फेल दे रन इनटू द डेप्थ एंड लीड अ मिजरेबल लाइफ, अगर जो क्रॉप्स वो लगाते हैं अगर वो फेल हो जाता है, मतलब कि सही से क्रॉप्स नहीं लगे, तो वो डेप्थ, डेप्थ का मतलब होता है कर्ज, वो उन पे आ जाता है और एक मिजरेबल लाइफ वो वहाँ से लीड करते हैं अपना। और ज़्यादातर की जो फार्मर्स हैं वो अनएडुकेटेड होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर भी नहीं होते हैं नए नए तरीक़ों से या फिर इम्प्रूव्ड मेथड से, जिसकी वजह से उनको कुछ खास यील्ड भी मिलता नहीं है फार्मिंग में। उसके बाद में द यूज़ ऑफ सेम काइंड ऑफ प्लव एज़ वाज़ यूज्ड बाय मेनी सेंचुरीज़ एगो, वो उसी टाइप का प्लव अभी भी यूज़ करते हैं जो कि बहुत टाइम पहले यूज़ होता था, मतलब कोई एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो फार्मर्स की लाइफ में नहीं दिखेगा। अब दिखता है लेकिन जैसे ये जिस टाइम से रिलेट कर रहा है और अभी भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे नहीं होगा, इसलिए इस टाइप से आपका जो पैराग्राफ है वो दिया है। जो हमारा गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा है इस चीज़ को कि फार्मर्स का जो लाइफ है वो थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सके, और उसके लिए वो एनकरेज करते हैं फार्मर्स को कि वो मॉडर्न टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करें ताकि, और बेस्ट क्वालिटी ऑफ सीड्स और मैन्यूर्स भी यूज़ करें।
इसके अलावा उनको लोन्स दिए जाते हैं लो इंटरेस्ट रेट पे, और जो डेवलपमेंट ब्लॉक्स होते हैं वो ओपन किए जा रहे हैं कंट्री में अलग अलग जगह पे। ये जो ब्लॉक है वो सप्लाई करता है अच्छे अच्छे सीड्स और अच्छे मैन्योर्स फार्मर को, और फॉर्चुनेटली बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं न्यू टेक्निक्स को यूज़ करना, और वो अब धीरे धीरे उनके लाइफ में हैप्पीनेस जो है वो वापस आते जा रहा है। अब इसको यूज़ करके आपको जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उसको आंसर देना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, द लाइफ ऑफ फार्मर इज़ मिसेरेबल बिकॉज, उनका लाइफ जो है वो मिसेरेबल है क्यों? क्योंकि वो हार्ड वर्क नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे चिल्ड्रन हैं, ऐसा तो कुछ दिया नहीं है। उसके बाद वो एजुकेटेड नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है फ़िलहाल तक तो। उसके बाद में दे डू नॉट लुक आफ्टर देयर हेल्थ, अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, ये भी आपके पैसेज में नहीं दिया है। द पैसेज डज़ नॉट टेल अस, पैसेज इस बारे में कुछ नहीं बताता है, तो ऐसा नहीं है, उसमें ये दिया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आंसर आपको पैसेज के अकॉर्डिंग करना है, अपने जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग नहीं। द फ्रेज रन इनटू डेप्थ मीन्स, रन इनटू डेप्थ ये जो फ्रेज यूज़ हुआ था मतलब लाइन, उसका क्या मतलब है कि और पुअर हो जाएंगे, उनको मनी लेना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा मनी, या फिर रिच हो जाएंगे, या फिर उनका वेजेस जो है वो बेटर हो जाएगा मतलब डेली अर्निंग। तो यहाँ पे बोरो मनी, रन इन डेप्थ, डेप्थ मतलब कर्ज ना, तो उनको कर्ज लेना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बोरो मनी। इसके बाद में नेक्स्ट आपको पूछा है, द क्लोजेस्ट मीनिंग टू द वर्ड लोन, लोन के लिए सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग यहाँ पे क्या होगा? गिफ्ट, मनी बोरोड, वेल्थ, सम स्पेंट या एंड। तो मनी जो बोरो किया जाता है उसी को हम लोग लोन बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद में आपको वो वर्ड फाइंड करना है पैसेज से जिसका मतलब होता है 100 ईयर्स। ऐसा वर्ड हम लोग को पैसेज में दिखेगा, सेंचुरी लिखा था, तो आंसर हो जाएगा सेंचुरी। उसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वेल्थ ऑफ द फार्मर इन आ कंट्री, कंट्री में वेल्थ, किसी भी फार्मर का वेल्थ क्या है, हम लोग स्टार्टिंग में ही देखे थे, उनका वेल्थ क्या है, उनका लैंड। तो आंसर लिखोगे आप, द वेल्थ ऑफ द फार्मर इन आर कंट्री इज लैंड। नेक्स्ट अब 16th क्वेश्चन है, जो कि आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। तो पहला एप्लीकेशन आपका फॉर्मल है, वही फ़ी कंसेशन और स्कॉलरशिप वाला जो हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे, तो ये हो चुका है। नेक्स्ट उसके बाद में फिर नेक्स्ट वाला आपका एप्लीकेशन जो है वो इनफॉर्मल लेटर है, एप्लीकेशन नहीं है। तो यहाँ पे आपको बोला है कि एक लेटर लिखना है आपको अपने हॉस्टल लाइफ के बारे में, अपने फादर को। आपका नाम यहाँ पे दिया हुआ है सृष्टि वर्मा, क्लास दिया हुआ है 10th, आप एक हॉस्टल में रहते हो, तो लेटर लिखना है। तो जैसे हम लोग पहले क्या लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद में फिर हम लोग लिखेंगे डेट, उसके बाद लिखते हैं रिसीवर्स एड्रेस, और उसके बाद लिखना स्टार्ट करते हैं जो भी लिखना है, जैसे रिस्पेक्टेड फादर लिख लेना। यहाँ पे लिखा है कि मैं हैप्पी हूँ, खुश हूँ, और आपका लेटर मिला। मेरा जो हॉस्टल लाइफ है वो ठीक ठाक चल रहा है, क्वाइट गुड लिखा है ना, तो ठीक चल रहा है। जो फूड मिलता है कैंटीन में वो सेटिस्फैक्ट्री है। उसके बाद में जो भी स्टूडेंट्स साथ में रहते हैं हॉस्टल में वो हेल्पफुल हैं। उसके अलावा कि बहुत सारे फ्रेंड्स भी मेरे बन गए हैं अपने जो अब ये रिगार्ड्स, अब क्योंकि ये फादर को लिखे हैं तो मदर के बारे में तो मेंशन करेंगे ही, तो अब मेरे रिगार्ड्स मदर को भी दे देने के लिए, और बाकी सब कुछ ठीक है। उसके बाद अफेक्शनेटली, और फिर अपना नाम, और लास्ट में फिर यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस यहाँ लास्ट में लिखा है, लेकिन जनरली ना ऊपर लिखा जाता है, पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, फिर ये सब लिखोगे, ये आप लिखोगे बॉडी, और लास्ट में फिर सैल्यूटेशन। ऐसे करके आपका इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है। लास्ट में ऐसे, तो ये देखो वापिस से वही सारे टॉपिक्स, गिन के 5-6 टॉपिक्स मैं आपको बोली थी ना, वही रिपीट हो रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, वंडर ऑफ साइंस, पोल्यूशन प्रॉब्लम, ये तो है ही। इसके बाद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन, इसको भी देख लेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस में से कुछ ना कुछ आपको देखने के लिए ज़रूर मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका चारों सेट इंग्लिश में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। आई होप आपको वीडियो समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।